क्या आपको रेक्टल कैंसर के लिए LAR सर्जरी यानी कि लो एंटीरियर रिसेक्शन सर्जरी एडवाइस की गई है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको पूरी तरह से बिल्कुल देखिए। टुडे वी विल डिस्कस LAR सर्जरी पेशेंट फ्रेंडली तरीके से। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस, और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर्स और उसके अलग अलग डिसीज कंडीशंस, जिसकी हम लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक तरीके से सक्सेसफुल मैनेजमेंट करते हैं। तो रेक्टल कैंसर की जब बात आती है तो सबसे पहले डाउट ये आता है कि सर्जरी कैसे होगी, कैसे इस ट्यूबर को कंप्लीटली निकाल दिया जाए, क्या वो एरिया से नॉर्मली काम हो पाएगा, क्या मुझे स्टोमा बैग की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल टॉयलेट का पैटर्न वापस आएगा या कब आएगा, या फिर ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा वो एरिया को ऑपरेशन करने के बाद। तो कई सारे डाउट्स और कई सारे डायलेमास मन में होते हैं पेशेंट के। बट एक बात यह है कि आपको शायद डॉक्टर के सामने ये सारे सवाल याद नहीं आएंगे, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं कि जिसमें स्टार्टिंग टू एंड हम LAR सर्जरी का जो प्रोसीजर है, इसका पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी है और आने वाले कुछ कॉमन सवाल, इनको एक ही साथ हैंडल करेंगे। तो जब बात आती है रेक्टल कैंसर की, तो दो तीन टाइप के सर्जरीज करते हैं और इसमें LAR सर्जरी एक कॉमनली परफॉर्म की जाने वाली सर्जरी है। LAR का फुल फॉर्म होता है लो एंटीरियर रिसेक्शन सर्जरी। सो LAR सर्जरी किन पेशेंट्स में की जाती है? वी डू इट इन द पेशेंट्स हु आर हैविंग अ रेक्टल कैंसर। ये अपर रेक्टम या मिडल रेक्टम के कैंसर्स के लिए की जाती है। अगर पेशेंट को लोअर रेक्टल कैंसर है तो इसमें और दो तीन अलग अलग टाइप के सर्जरीज हैं, जिसे हम अल्ट्रा लो एंटीरियर रिसेक्शन कहते हैं या फिर इंटरस्फिंक्ट्रिक रिसेक्शन कहते हैं। और अगर ये ट्यूबर लोअर रेक्टम से होके एनस वाले एरिया को भी इन्वॉल्व कर रहा है, स्फिंक्टर मसल को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसमें होती है APR सर्जरी। आज हम डिस्कस करेंगे LAR सर्जरी के बारे में। तो बेसिकली LAR सर्जरी का ये मतलब होता है कि रेक्टम और जो ट्यूमर वाला हिस्सा है उसको हम रिमूव कर देते हैं और नीचे वाले एनस और उसके जो स्फिंक्टर यानी कि कंट्रोलिंग मसल्स होते हैं, इसको हम प्रिजर्व करते हैं, इसको हम सेफली रखते हैं। और ऊपर से कोलोन का जितना भी पार्ट होता है उसको नीचे लेके आकर हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ताकि फाइनली जो रास्ता होता है वो नॉर्मल बना रहे। दिस इज व्हाट इज लो एंटीरियर डिसेक्शन। अब सबसे पहला किसी भी कैंसर सर्जरी में जो पार्ट आता है वो प्लानिंग का पार्ट होता है। तो नॉर्मली कोलोनोस्कोपी, बायोप्सी, CT स्कैन, MRI स्कैन जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद में हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट, क्या ये पेशेंट LAR सर्जरी करने का कैंडिडेट है या किसी और सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन कंसिडर करना पड़ेगा। तो MRI में हमें ये पता चलता है कि स्फिंक्टर मसल से कितना डिस्टेंस है, क्या लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व है, कितने लिम्फ नोड्स को रिमूव करना जरूरी होगा, क्या इस पेशेंट में शुरुआत में कीमोथेरेपी या रेडिएशन देने की जरूरत पड़ेगी जिससे कि इस ट्यूमर को श्रिंक कर दिया जाए। और इसी के बाद डिसीजन बनता है या तो अप फ्रंट सर्जरी यानी कि इमीडिएटली सर्जरी करना, या फिर कुछ समय के बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन देने के बाद LAR सर्जरी करना। सो कमिंग टू द स्टेप्स ऑफ द सर्जरी, तो ये जो सर्जरी है वो हम जनरल एनेस्थेशिया में परफॉर्म, इसका लगभग ड्यूरेशन अराउंड 4 to 5 आवर्स का रहता है। और ये सर्जरी में हम पेशेंट को पोजीशन देने के बाद में एब्डोमेन के अंदर एंट्री करते हैं और सारे एरिया को एक बार पूरी तरह से देख लेते हैं और उसके बाद में हम एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये होते हैं कि हम पेल्विस में से रेक्टम को पूरी तरह से डिसेक्ट करते हैं। रेक्टम का जो ट्यूमर है उसके एरिया के हम नीचे जाकर स्फिंक्टर मसल और ट्यूमर के बीच में एक सेफ स्पॉट ढूंढ के हम उस रेक्टम को डिवाइड करते हैं, उसको कट करते हैं, नीचे का पार्ट बिल्कुल सेफली प्रिजर्व रखते हैं। साथ के साथ रेक्टम का जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड वेसल है, उसको हम क्लिप लगाकर उस एरिया को ब्लीडिंग से प्रिवेंट करते हैं। और उसी के साथ साथ जितने भी ट्यूमर के सराउंडिंग लिम्फ नोड्स होते हैं उसको हम उसके जो फैटी एनवेलप रहता है उसके साथ में रिमूव करते हैं। इसे कहा जाता है TME, टोटल मीजोरेक्टल एक्सीजन। और ठीक से किया जाने वाला TME, अगर टेक्निकली सही तरीके से TME किया गया है तो रेक्टल कैंसर का रिकरेंस का चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसके बाद हम ऊपर से आने वाले जो कोलॉन है उसको नीचे जो
एनस का जो एरिया है, जो नीचे वाला रेक्टम है, लोअर रेक्टम है, उन दोनों के बीच में हम एक जॉइंट क्रिएट करते हैं जिसे हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। यूजुअली इस एनास्टोमोसिस को हम स्टेपलर से यानी कि मैकेनिकल तरीके से करते हैं, ना कि मैन्युअल तरीके से करते हैं, जिससे कि इसकी लीक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सर्टन पेशेंट्स, सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम टेम्पररी आइलियोस्टोमी यानी कि स्टोमा बनाते हैं, जिससे कि इस जॉइंट के ऊपर स्टूल का यानी कि पॉटी का प्रेशर ना आए और इसमें से लीक होने का चांस ना रहे। और ये टेम्पररी स्टोमा कुछ दिनों के बाद में जब ये हीलिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, उस वक्त हम इस स्टोमा को दूसरा छोटा ऑपरेशन करके बंद कर सकते हैं। और इसके बाद में हम उस एरिया को क्लीन करते हैं, वहां पे कुछ सर्जिकल ड्रेन प्लेस करते हैं कि कोई पानी या कोई लीक जो अगर हो रहा है तो वहां से ये बाहर आ सकता है। एंड दिस इज द प्रोसीजर फॉर LAR। तो इसके बाद यूजुअली रिकवरी इन द हॉस्पिटल टेक्स अराउंड 4 to 5 days। पहले ही दिन से हम पेशेंट्स को थोड़ा सा आउट ऑफ बेड चलाते हैं, घुमाते हैं। सेकंड थर्ड डे से ओरली हम लिक्विड्स वगैरह दे सकते हैं। एक बार बॉवेल की यानी कि इंटेस्टाइन की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे नॉर्मल डाइट की तरफ बढ़ते हैं। यूजुअली इस ऑपरेशन के बाद 5 या 6 दिन के बाद में पेशेंट अपने अपने घर डिस्चार्ज होकर जा सकते हैं। कुछ पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट, कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम टाइम टू टाइम पेशेंट को बताते रहते हैं। इस सर्जरी में यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही रेयर होते हैं, हार्डली 1 to 5% चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होता है। बट जैसे कि जो हम जॉइंट लगाते हैं उसमें लीक हो सकता है, ब्लीडिंग का रिस्क होता है, या फिर इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, चाहे वो लीक की वजह से हो, चाहे वो कोई यूरिन के ट्रैक्ट की इन्फेक्शन की वजह से हो। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जिसका हम ख्याल रखते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी इटसेल्फ कि हम मिनिमाइज कैसे करें इन कॉम्प्लिकेशंस। और कई बार कुछ पेशेंट्स ये भी बताते हैं कि नॉट अ कॉम्प्लिकेशन बट पोस्ट सर्जरी जो हमने ज्वाइन किया हुआ उसकी वजह से स्टूल का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ज्यादा मात्रा में क्यों, या फिर बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ सकता है, या फिर ज्यादा गैस फॉर्मेशन, ब्लोटिंग, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। इसके बाद जो हमने ट्यूमर का जो पार्ट निकाला है उसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो लगभग 6 से 7 दिन के बाद में उसका रिपोर्ट आ जाता है, और अगर पेशेंट की रिकवरी सही हो गई है, रिपोर्ट हाथ में आ गया है, तो या तो हम इस ट्रीटमेंट को यही स्टॉप कर देते हैं, या फिर अगर रिपोर्ट के अनुसार अगर उसको कीमोथेरेपी या रेडिएशन की जरूरत पड़ने वाली है तो वी प्लान द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, जो कि यूजुअली अराउंड 2 से 3 हफ्ते के बाद में हम परफॉर्म करते हैं। इस सर्जरी को करने के काफी सारे तरीके हैं। हम इसको ओपन सर्जरी से परफॉर्म कर सकते हैं, हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कर सकते हैं, या फिर लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है हम रोबोटिक सर्जरी से परफॉर्म कर सकते हैं। ओपन सर्जरी जाहिर सी बात है, जैसे पुराने जमाने में ओपन सर्जरी की जाती थी, आज भी ओपन सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं। अगर ट्यूमर बहुत बड़ा है, पेशेंट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी का ज्यादा ड्यूरेशन को वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो हम इसे ओपन सर्जरी में भी कभी कभार कन्वर्ट करना पड़ सकता है। लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज ये होता है कि यही सेम सर्जरी छोटे छोटे कट्स में की जाती है, और आजकल जो टेक्निक जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं वो है रोबोटिक सर्जरी। और रोबोटिक सर्जरी हम इसलिए यूटिलाइज करते हैं कि ये जो रेक्टम का एरिया होता है, पेल्विस का एरिया होता है, ये बहुत ही टाइट और डीप होता है, और यहाँ पे ओपन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो अगर रोबोटिक सर्जरी से हम इस एरिया को ठीक से देख के इसका ट्यूमर का जो रिमूवल है अच्छे से कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इससे हमारे आउटकम्स बहुत इंप्रूव होंगे। और कई सारे स्टडीज में ये दिखाया गया है कि रेक्टल कैंसर की जो सर्जरी है, अगर हम रोबोटिक सर्जरी से करें तो इसके बेनिफिट्स और इसके आउटकम्स बहुत ज्यादा सुपीरियर होते हैं। तो टुडे in the patient who can tolerate that surgery, we are definitely going for robot assisted rectal cancer surgery. So आज हमने थोड़ा देखा कि LAR के बारे में, तो LAR सर्जरी क्या होती है। धीरे धीरे हम बाकी रेक्टल कैंसर सर्जरीज के बारे में भी हम देखेंगे। अगर आपको इन द मीन टाइम रेक्टल कैंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्या आप कोई पर्टिकुलर सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई वीडियो का जरूरत है, आप वीडियो चाहते हैं कि मैं ये बनाऊं आपको लिए, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। नीचे दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।